चैनल। मैं पंकज कोष्टी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। यह लेक्चर हमारा काफ़ी दिनों बाद अपलोड होने वाला है। हम जो वीडियो का जो हमारा सीरीज होगा, जो भी हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे वो वीकली वाइज होगा। मींस हर संडे टू संडे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैं केमिस्ट्री और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप सभी को पता है कि ये हमारा जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम ये जो हमारा लेक्चर अपलोड होने वाला है ये 18वां लेक्चर होगा, जिसमें मैंने कई सारे डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे डिस्कस किया। अभी जो हमारा प्रेजेंट का टॉपिक है या जो हम प्रेजेंट डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरमीडिएट। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया है कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, आप सभी को पता है, और काफी सारे रिएक्शंस में ये यूज होता है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें उसकी स्टेबिलिटी, उसके नेचर का पता हो। ठीक है, देन अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ फ्री रेडिकल के बारे में, छोटे छोटे पॉइंट के बारे में जिनको हमको नहीं पता है, छोटा छोटा सा कंफ्यूजन आता है। ठीक है, तो अंत तक ये वीडियो देखिएगा क्योंकि इस लेक्चर से आप लोग काफी कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फ्री रेडिकल, नॉर्मली हम जानते हैं कि फ्री रेडिकल एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन के बारे में। ठीक है, तो हमने पता था कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी अगर होता है, 6 बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के पास, तो वो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर होता है, इट मींस कि अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो कहलाता है आपका कार्बो एनायन। तो हमने कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन के बारे में डिस्कस किया। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्री रेडिकल। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में देना होगा ये वाली बात कि जो फ्री रेडिकल होता है वो क्या होता है, किसी भी कार्बन मॉलिक्यूल में आपको पता है कि जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं उस कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर वहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाता है, निकल जाता है, रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन बचता है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उस केस में वहां पर उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, या हम उसको बोलते हैं क्या, कार्बन कंटेनिंग फ्री रेडिकल। ठीक है, तो देखिए वही मैंने बताया डायग्राम के थ्रू कि ये मैं बात कर रहा हूं, ये है आपका कार्बन। ठीक है, आपको पता है कार्बन जो होता है चतुष्फलकीय संयोजकता शो करता है, टेट्रा वैलेंसी शो करता है। ठीक है, तो 3 वैलेंसी देख रहे हो आप यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से कंसिस्ट होता है, मिलकर बना होता है। तो यहां पर देख रहे हो आप 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है मैंने दर्शाया है, ये है आपका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अब एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन अगर वहां से निकल जा रहा है, ठीक है, माध्यम मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, रिमेनिंग एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है, तो उस केस में जो स्पीसीज, जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जो चार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, चूंकि कार्बोकैटायन होता है आपका क्या, न्यूट्रल। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं क्या, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। वह इंटरमीडिएट कौन सा होता है आपका, कार्बन कंटेनिंग फ्री रेडिकल। ठीक है, अच्छा जी, अब बात आती है कि इसके फॉर्मेशन की। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है, तो अब मैं आपको बता दूं, चूंकि आप लोगों को पता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में 2 ही प्रकार का बॉन्ड फिजन पॉसिबल है। एक कौन सा है, एक होता है होमोलिटिक फिजन और दूसरा होता है हेटेरोलिटिक फिजन। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है हेटेरोलिटिक फिजन से कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होता है, बट इन द केस ऑफ होमोलिटिक फिजन तो यहां पे बनता है आपका क्या, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो यहां आपका क्या बनता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो यहां हमने देखा फ्री रेडिकल कैसे बना। अब मैं कुछ बात और बताना चाहता हूं कि इस फ्री रेडिकल के अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन सी चीज को डिस्कस करना है, वो भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जनरेशन या फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, देन फिर मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल, देन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल कि ये कितने कैटेगरी में इसको हमने डिवाइड किया है। ठीक है, देन हम बात करते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ
फ्री रेडिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट बचता है आपका इंक्लूसिव नेम रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो एक हमारा ओवरव्यू रहता है, एक हमारा पाथ क्लियर हो जाता है कि हमको इस पाथ के थ्रू जाना है और ये चीजें हमको डिस्कस करना है, क्लियर करना है, ठीक है। तो ज्यादा हैक्टिक ना लेते हुए, ज्यादा माइंड पे प्रेशर ना डालते हुए, बहुत ही आराम से इजी वे में इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो देखिए वही मैंने लिखा हुआ है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। फॉर्मेशन होगा वाया होमोलिटिक फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड का जब फिजन होता है तो मैं आपको ये बता दूं, देखो अब मैं यहां बता रहा हूं आपको कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उस कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक ये ए एटम है और ये सपोज ये बी एटम है, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्या बनाया था, ये एक बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन किया था, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया था। बट इन द केस ऑफ होमोलिटिक फिजन यहां पे क्या होता है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर, मतलब यहां हम देख रहे हैं कि यहां हो रहा है होमोलिटिक फिजन और यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन हो जाता है और रिमेन्स जैसे कि मतलब साझा करने के पहले जो एटम था वैसे एटम का फॉर्मेशन हो जाता है। इन द लास्ट यहां पे क्या बनता है, ए बी, ए प्लस बी, दो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमने फॉर्मेशन देखा कि कैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फ्री रेडिकल में फॉर्मेशन होता है, किस मेथड के थ्रू होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है, वो मैंने आपको बताया कि यहां पे क्या होगा, आपका होमोलिटिक फिजन होता है। अब होमोलिटिक फिजन के भी कई सारी मेथड होती है, कई सारे तरीके होते हैं, उसके थ्रू फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें हमको पढ़ना है थर्मली कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है वाया पेरोक्साइड के प्रेजेंट में, और यहां आपको पढ़ना है अनदर रिएक्टेंट के प्रेजेंट में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम ये कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कंडीशंस अप्लाई करना है, देन उसके बाद आपका क्या बनेगा, यहाँ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब देखिएगा जब हम इस पेरोक्साइड को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो पेरोक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो यहां पे क्या होता है, दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में क्या होता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों में आपस में सेपरेशन हो जाता है, जिसमें क्या होता है, दो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है, इस जब देखो ऑक्सीजन कंटेनिंग एल्काइल ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी, तो इसको हम बोलेंगे क्या, 2 एल्कोक्सी रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। देन ये किसकी कौन सी कंडीशन है भाई, ये कंडीशन है थर्मली, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सेकंड में पढ़ रहा हूं क्या, फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल कंडीशन में, कि जब किसी मॉलिक्यूल में, ये है आपका क्या, कीटोन, जब कीटोन की आप रिएक्शन या कीटोन को जब न्यू या सनलाइट की प्रेजेंस में रेडिएशन कराते हो तो उस केस में क्या होता है, कार्बन और CH3, कार्बोनिल कार्बन और CH3 के बीच में क्या होता है, होमोलिटिक फिजन, जिससे कि यहां 2 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, जहां पर एक मिथाइल रेडिकल और दूसरा क्या होता है, यहां पर ये देखो। अब यहां पे क्या होता है, आपको पता है फ्यूडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है और एक फ्यूडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है। तो एसाइलेशन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होता है, आपका एसाइलियम केटाइन बनता है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एसाइलियम रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ मिथाइल रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। फर्दर कंटिन्यू HNU प्रोवाइड कराने के बाद यहाँ पे फिर से क्या होता है, इस कार्बोनिल कार्बन में और इसमें फिर से होमोलिटिक फिजन होता है। होमोलिटिक फिजन होने के कारण फिर से यहाँ कार्बोनिल कार्बन में क्या बनेगा, आपका डबल बॉन्ड O, और 2 रेडिकल है ना यहाँ पर, ठीक है, पहले से एक रेडिकल था और एक ये रेडिकल हो गया, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफिशिएंसी क्रिएट हुई, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा, कार्बन को, बन जाएगा यहाँ पे क्या, कार्बन, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखिएगा, एक रेडिकल यहाँ से निकला था और एक मिथाइल रेडिकल ये हो गया, तो टोटल कितने मिथाइल रेडिकल हो गए, 2, ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है, ये दोनों मिथाइल रेडिकल में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है फ्री रेडिकल, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, एक एक मिथाइल रेडिकल में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके यहां बना लेता है आपका इथेन, ठीक है, जिसका नाम फॉर्मूला है C2H6, है ना, एथेन जिसको हम बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई। फिर तीसरा हम जो एग्जांपल देखते हैं, ये है आपका 1,3,5 ट्राइसाइक्लोहेक्सीन इसको बोलते हैं, या कॉमन नेम इसका आप सभी को पता है बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन में जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मींस जब हम यहां पर 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
ठीक है। यहां पर आप प्रोवाइड कराओगे तो प्रोवाइड कराने के बाद क्या होता है यहां पर, अब आपको देखना पड़ेगा पूरे मॉलिक्यूल में सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे वीक बॉन्ड होता है आपका कौन सा, पाई बॉन्ड, क्योंकि ये बनता है आपका पार्शियल या पार्श्व अतिव्यापन से बनता है, ठीक है। तो इसकी जो स्ट्रांगनेस होती है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड लेस होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, यहां होगा आपका एक इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो जैसे ही यहां इलेक्ट्रॉन एक आएगा तो यहां पे क्या होगा, देखो भाई एक चीज होता है क्या, एक होता है रेडिकल एनायन और एक बनता है रेडिकल कैटायन, ठीक है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो यहां बन जाएगा आपका क्या, रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन होगा, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन अगर ये निकाल रहा है, ठीक है, मतलब दो बॉन्ड, एक बॉन्ड था दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने, रिलीज कर दिया। मींस यहां पे एक इलेक्ट्रॉन यहां दे रहा था, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से मिलके बाहर निकल गया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई तो यहां पे आ जाएगा फ्री रेडिकल, लेकिन एडजेसेंट कार्बन पर आ जाएगा क्या, दो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इसलिए यहां बनता है आपका क्या, रेडिकल कैटायन बोलते हैं हम इसको बोलते हैं रेडिकल एनायन। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक करंट या 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड कराते हैं तो उस केस में क्या होता है, रेडिकल कैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। रेडिकल कैटायन जब आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ोगे तो वहां पे आप ये चीज अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल कैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वो चीज मैं वहां पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये आप सभी को पता है कि मैंने ये बता दिया आपको कि जब किसी कोवलेंट बॉन्ड में होमोलिटिक फिशन होता है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो ये टर्सरी हैलाइड है, टर्सरी हैलाइड में इस कार्बन और इस हैलोजन के बीच में दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर हैलोजन की पोलरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। देखो बॉन्ड फिशन उसी का होता है मैक्सिमम जब हम ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा भी अगर पोलरिटी होती है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जहां पोलरिटी होगी उसी बॉन्ड का बॉन्ड फिशन होगा, ठीक है। लेस पोलरिटी वाले बॉन्ड का भी बॉन्ड फिशन हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये जो रेडिकल बन रहा है इसको रिलीज होने के बाद एक्स रेडिकल बन रहा है और ये कार्बन रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उन दोनों केस में क्या होता है, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। कैसे होगी आगे बताएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना लेके चला जाएगा, ठीक है, और यहां बनेगा आपका एक रेडिकल। अब यहां बात आती है क्या, कि कितने प्रकार के या कैसे रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। देखो यहां पर अगर दो टर्म में बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। मैं शायद ही ये आप सुने होंगे कि रेडिकल आप लोगों को पता है कि ये क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि यह जो रेडिकल कैटायन होता है, ठीक है, ये कहां प्रेजेंट होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होने के कारण इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होने के कारण जो ज्योमेट्री हो जाता है वो क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और शेप की जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। इज दैट क्लियर, ठीक है। और जो दूसरा स्ट्रक्चर देख रहे होगे आप, यहां पे क्या हो रहा है, जो रेडिकल बन रहा है, रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कहां पे चला जाता है, वो बैकेंट पी ऑर्बिटल में आ जाता है, ठीक है। अगर वह रेडिकल जो है बैकेंट पी ऑर्बिटल में है तो उस केस में जो रेडिकल है या जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसका जो ज्योमेट्री होगा वो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो इस केस में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज, और इस केस में होता है जो हाइब्रिडाइजेशन वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो इसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल और इसका ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। लेकिन जब शेप की मैं बात करूंगा तो शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप हो जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब लेकिन जब इसकी मैं शेप की बात करूंगा तो इसका ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा और शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। और जब बॉन्ड एंगल की आप बात करोगे तो आपको पता है कि भाई जो बॉन्ड एंगल होता है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री होता है, ठीक है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 होता है, ठीक। लेकिन आप पढ़ते हो अमोनिया का एग्जाम्पल, वहां पे देखते हो कि बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 107 डिग्री हो जाता है। लेकिन उस केस में आपने ध्यान रखना है कि अमोनिया में दो लोन,
एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मींस वहां के कितने 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, जिसके कारण लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होता है, रिपल्सन के चलते यहां पे क्या होता है, जो बॉन्ड 109.5 डिग्री का होना चाहिए था वो कितना हो जाता है, 107 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल फ्री रेडिकल यहां पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उतना ज्यादा रिपल्सन नहीं होता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ रिपल्सन होता है। तो मैं इसको बोल रहा हूं क्या, अप्रॉक्स 109.5 डिग्री यहां पे क्या होता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है। इज दैट क्लियर? अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है ट्राईफ्लोरो फ्री रेडिकल, ट्राईफ्लोरो कार्बो फ्री रेडिकल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, ट्राईफ्लोरो कार्बो फ्री रेडिकल। और यहां इसका जो एग्जांपल है ये क्या हो जाता है, एलाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है भाई, एलाइलिक ग्रुप है। अगर यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है तो एलाइल कार्बोकेटाइन, एनाइन का फॉर्मेशन हो रहा है तो एलाइल आर्बो एनाइन, ठीक है, और रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको बोल देते हैं हम क्या, एलाइल रेडिकल। इज दैट क्लियर? अब ये आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई ये टेट्राहेड्रल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही एक इलेक्ट्रॉन क्यों आया, लेकिन यहां पर देख रहे होगे पी लिटरली यहां पे चला गया बैकेंड पी ऑर्बिटल में, कैसे पॉसिबल है भाई? ये पॉसिबल तभी होगा, इसका आपने एग्जांपल ध्यान रखना है कि जब रेडिकल के एडजेसेंट में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जिसके पास क्या हो, यहां आप देख रहे होगे पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब क्या हो, वहां पर कॉन्जुगेशन हो, तो उस केस में जो होता है, जो रेडिकल की प्रेजेंस होती है वो कहां पे हो जाती है, बैकेंट पी ऑर्बिटल में हो जाती है, ठीक है, और जो क्या होता है पूरे मॉलिक्यूल के हाइब्रिड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होता है। इज दैट क्लियर? अभी मैंने जितना बताया आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, हम बात करेंगे अब क्लासिफिकेशन की। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है ना, हमने नहीं मतलब नॉर्मली क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरी में। फर्स्ट है रेडिकल एनाइन, दूसरा होता है रेडिकल कैटाइन। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए, माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कब रेडिकल एनाइन का फॉर्मेशन होगा और कब रेडिकल कैटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने बताया था आपको रेडिकल एनाइन का फॉर्मेशन कब होगा, जब किसी न्यूट्रल स्पीसीज को आप किसके साथ इंटरेक्ट करोगे, एल्काइली मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो एल्काइली मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या होता है कि मेटल का होता है ऑक्सीडेशन, बट जो न्यूट्रल स्पीसीज ले रहे हो आप उसका होता है रिडक्शन, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, एक रेडिकल एनाइन का फॉर्मेशन होता है। देखिएगा कैसे, जैसे ही ये जो आपका इलेक्ट्रॉन निकला है, ये इलेक्ट्रॉन कहां इंटरेक्ट करता है, इस न्यूट्रल स्पीसीज से जैसे ही इंटरेक्ट करेगा, ये हमने बताया आपको कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में वीक बॉन्ड कौन सा होता है, पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा टुवर्ड्स एडजेसेंट कार्बन, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आने के कारण यहां पे बन जाएगा आपका क्या, चलो कोई बात नहीं, यहां बनेगा आपका रेडिकल और यहां बन जाएगा आपका एनाइन, ठीक है, इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं। तो यहां बन गया आपका रेडिकल एनाइन कि जब किसी न्यूट्रल स्पीसीज का आप एल्काइली मेटल के साथ रिडक्शन कराते हो, तो रिडक्शन कराने के फलस्वरूप आपका क्या बनता है, रेडिकल एनाइन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब न्यूट्रल स्पीसीज का आप इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रोवाइड कराते हो, ठीक है, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन सेकंड है आपका क्या, न्यूट्रल स्पीसीज पर जब आप 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड कराते हो, तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराते हो, ठीक है। तो वहां से जो वीक बॉन्ड होगा, ठीक है, उस न्यूट्रल स्पीसीज में जो वीक बॉन्ड होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिमूवल होता है। इट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर न्यूट्रल स्पीसीज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होने के फलस्वरूप आपको बनता है यहां पर रेडिकल कैटाइन, ठीक है। तो यहां पे क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो इसके पास आ जाएगा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ रही है, डेफिशिएंसी होने के कारण ही यहां पर क्या आ रहा है, प्लस चार्ज, और इस होल स्पीसीज को मैं बोल देता हूं क्या, रेडिकल कैटाइन। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट मैं देखता हूं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी देखने के लिए हम देखते हैं क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी कम होगी, वह रेडिकल का जो फॉर्मेशन होगा, वहां पर जो रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, वह रेडिकल क्या होगा, सर्वाधिक स्टेबल होगा। और दोनों में रिलेशन जो होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और स्टेबिलिटी का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। ये रिलेशन आपको
ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट है कि अब हम इनका स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसका निर्धारण कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस, ठीक है, और जो मेनली फैक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं, 3 फैक्टर ही होते हैं, रिजोनेंस, इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके थ्रू आप बता पाओगे कि रेडिकल जो फॉर्मेशन हुआ है उसका स्टेबिलिटी कम होगा या ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब उसको आप एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। कैसे, देखो, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो प्रीवियस लेक्चर में मैं इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस किया हूं, ठीक है, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के तीनों लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है वहां से उन लेक्चर को आप देख सकते हैं, आपको काफी सहूलियत होगी, ठीक है। तो अब देखिएगा कि जो स्टेबिलिटी होती है इंडक्टिव इफेक्ट, आपको पता है धनात्मक इंडक्टिव इफेक्ट होता है प्रेरणिक प्रभाव और एक होता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। तो जो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है ये क्या करता है, रेडिकल पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है, और हमने पता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का या इलेक्ट्रॉन का वो कम या ज्यादा कब होता है, जब प्लस चार्ज या इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड होता है, तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, चूंकि यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मतलब यहां पर कोई अगर प्लस आई इफेक्ट डालने वाला ग्रुप होगा तो इसकी स्टेबिलिटी को एनहांस करेगा। बट अगर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डालने वाला कोई ग्रुप होगा, पहले से ही 7 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी करोगे तो स्वाभाविक सी बात है उस रेडिकल की स्टेबिलिटी कम होगी ही। इज दैट क्लियर, पॉइंट क्लियर हुआ आपको। तो यहां पे आपको रिलेशन याद रखना है। मैं देखो पूरा इसका डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें क्या होती हैं हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है इन पॉइंट्स में हमको डिफिकल्टीज आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उनको हम अच्छे से याद करेंगे, अपने माइंड में बिठा लेंगे। जब भी हम आगे रिएक्शन मैकेनिज्म या नैम रिएक्शन पढ़ेंगे तो इनमें से कुछ भी हमारा गलत ना हो, ठीक है। तो अब देखो इनमें रिलेशन हुआ क्या, प्लस में स्टेबिलिटी जो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट डाल रहा है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट डाल रहा है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और हाइपर कॉन्जुगेशन की जब हम बात करेंगे, स्टेबिलिटी जो होती है हाइपर कॉन्जुगेशन पर कैसे डिपेंड करती है, आपको पता है कि किसी भी चार्ज में अगर वहां पर कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बो एनायन बन रहा है, मैं ये क्यों बता रहा हूं क्योंकि हम ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको समझने में आसानी होगी। तो हमको पता है कि अगर यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा होती है तो चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सन ज्यादा होता है, और डिस्पर्सन ज्यादा होने के कारण ही यहां पर इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। हमने वहां प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है कार्बोएटाइन और कार्बन आयन की कि कैसे उसका स्टेबिलिटी इनहांस कर रहा था, ठीक है। तब अब इसमें रिलेशन क्या होगा कि फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हाइपर कॉन्जुगेशन की स्ट्रक्चर से। तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट है आपका क्या, रिजोनेंस। तो रिजोनेंस के थ्रू कैसे फ्री रेडिकल को हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसे फ्री रेडिकल स्टेबलाइज होता है रिजोनेंस के थ्रू। अब यहां एक चीज ध्यान रखना है आपको कि मैंने बताया था कि अगर रेडिकल किसी कॉन्जुगेशन में डेफिशिएंसी या किसी वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो प्रेजेंस होगा, जो पोजीशन होगी रेडिकल की, वो कहां पर होगी, वो होगी वैकेंट पी ऑर्बिटल में। उस केस में जो रेडिकल बनता है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है वो क्या हो जाता है sp2, और वह पूरा रेडिकल क्या हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल या स्पीसीज, वो पूरा हो जाता है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो अब आपने ध्यान रखना है कि यहां पर प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट डालने वाला कोई भी ग्रुप होगा, ठीक है, उस केस में, दोनों ही केस में फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को वह एनहांस करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कैप्टोडेटिव इफेक्ट, ठीक है। रेडिकल जो होगा स्टेबलाइज होगा प्लस आर इफेक्ट डालने वाले ग्रुप से एज वेल एज माइनस आर इफेक्ट डालने वाले ग्रुप से। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये ओवरऑल था, हमने यहां समझा कि फॉर्मेशन कैसे हुआ रेडिकल का, फिर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ रेडिकल, वहां पे आपने देखा कि कैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड में होता है रेडिकल और कैसे ट्राइगोनल प्लेनर में होता है, ठीक है, वो मैंने डिस्कस किया। क्लासिफिकेशन की बात आई तो क्लासिफिकेशन हमने फर्दर इसको 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, रेडिकल एनाइन, रेडिकल कैटाइन, ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया कि कैसे इसका फॉर्मेशन होगा। देन बात आती है क्या कि इसकी स्टेबिलिटी की, रिलेटिव स्टेबिलिटी की। तो जो रेडिकल होता है वो रेडिकल मेनली
जो 3 फैक्टर होते हैं, रिजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, इन्हीं पर ही क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, मतलब इनसे ही उसको आप एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, फिर मैंने बताया इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन और रिजोनेंस के द्वारा कैसे रेडिकल स्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल था आज का लेक्चर। अब लास्ट जो बचता है आपका इंक्लूसिव नेम रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, इसको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पर मैं डिस्कस करूंगा। इस लेक्चर में हम इंक्लूसिव नेम रिएक्शन की बात नहीं करेंगे। तो आई होप यह लेक्चर आपको बहुत हेल्प देगा। ठीक है, और काफी सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। और जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। ठीक है, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।